हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए होंगे। तो रीड सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने 2 टॉपिक है, 2 चैप्टर हैं, वो पूरे हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो है मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों की हम बात करेंगे कि हम जैसे कि हमारा पाचन तंत्र है, हमारा श्वसन तंत्र है, हमारा परिसंचरण तंत्र है, हमारा उत्सर्जन तंत्र है। तो जो सभी सिस्टम जो एसेंशियल सिस्टम्स हैं उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, उसको शॉर्ट में करेंगे और जो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसी को डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखना। पहला सिस्टम मैं करवाना चाह रही थी पाचन तंत्र, लेकिन पाचन तंत्र के वीडियो मैंने पहले ही बहुत अच्छे से डिटेल में उसको अपलोड कर दिया है। तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो देखकर अपने नोट्स बना लेना। नेक्स्ट जो सिस्टम की हम बात करेंगे वो है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। देखो, रेस्पिरेटरी अगर हमारे दिमाग में बात आती है भाई सांस लेना, हम सीधा अगर किसी बच्चे से मैं बोलूँ कि श्वसन क्या है तो वो सीधा कहेगा कि ऑक्सीजन को तो हम लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, यही ऑक्सीजन है। लेकिन नहीं, प्रॉपर अगर डेफिनेशन की आप बात करोगे कि वो भी है, एक पार्ट है, श्वसन का ही है। तो अगर प्रॉपर बात करें कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो इसमें आप बात समझना कि हमने ऑक्सीजन ली, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में गई और फेफड़ों से हमारे ब्लड में गई, हमारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंची और कोशिका में पहुंचकर उसने क्या किया, वहाँ उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ थे जो हमने खाया है, उन कार्बनिक पदार्थों को उन्होंने क्या किया, तोड़ा। ठीक है, उन कार्बनिक पदार्थों को उन्होंने वहाँ पे तोड़ा, उनको ऑक्सीडाइज किया और जब उनका ऑक्सीडेशन उन्होंने किया तो वहाँ से क्या मिली, हमें ऊर्जा मिली, हमें एनर्जी मिली और उस एनर्जी का उपयोग हमने हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने में किया। ठीक है, ये जो प्रोसेस है कि भाई ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स में गई, लंग्स के थ्रू कहाँ गई, पूरे शरीर में फैल गई, हर एक कोशिका के पास गई, कोशिका के पास गई, अंदर क्या हुआ भाई, प्रोसेस चली, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या ऑक्सीडेशन हुआ, क्या निकली भाई, एनर्जी निकली, एनर्जी तो निकली, साथ में क्या निकला भाई, CO2 भी निकली। अब CO2 हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन है, उसके साथ जुड़ जाएगा कार्बनिक एसिड से, वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो इस CO2 जो कि हम बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में बन गई है, सेल्स में बन गई है, ये CO2 दोबारा सभी सेल्स के द्वारा कहाँ भेजी जाती है, लंग्स में भेजी जाती है और फिर लंग्स के द्वारा एक्सपीरेशन की जो क्रिया होती है, उच्छ्वसन की जो क्रिया होती है, उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो पूरा साइकिल चल गया। ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन का उपयोग कोशिका ने किस में किया, पदार्थों को ऑक्सीडाइज करने में किया, ऑक्सीडाइज किया तो एनर्जी निकली, एनर्जी के साथ CO2 निकली, एनर्जी को तो हमने हमारे काम में ले लिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो गई, हमें वो जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, और बाकी जो CO2 वहाँ पे लिबरेट हुई वो CO2 दोबारा लंग्स के पास भेज दी गई जिसे हमने बाहर निकाल दिया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ऑक्सीजन को लिया, सेल के पास गई, सेल में ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी मिली, साथ ही CO2 मिली, CO2 को दोबारा शरीर से बाहर निकाल दिया, ये पूरी हॉल जो प्रोसेस है वो आपके क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। तो अगर आप कहते हो कि हम ऑक्सीजन ले और CO2 दें, ये नहीं है, ये सिर्फ ब्रीथिंग है। ठीक है, इसे सांस लेना, श्वासोच्छ्वास हम इसे कह सकते हैं, ब्रीथिंग है वो। ठीक है, ब्रीदिंग है, वो पूरा रेस्पिरेशन नहीं है। तो डेफिनेशन समझ गए होंगे आप कि सजीवों की कोशिकाओं के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडाइज करके वहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, वही आपके क्या कहलाते हैं, एनर्जी प्राप्त करने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। रेस्पिरेशन की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। ये 3 चरण कौन कौन से हैं अच्छे से देख लेना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर। ये जो मैंने अभी समझाया था वो तीनों चीज़ें बातें हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जहाँ पर बाहरी वातावरण और हमारे फेफड़ों के बीच में गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है।
ठीक है, कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेंगे, CO2 को हम बाहर लेंगे। भाई मिक्सचर है पूरे इन्वायरमेंट में, तो अब हम छान के अलग से तो लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन हमारे लिए काम की कौन सी चीज़ है? ऑक्सीजन हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे बॉडी के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके आगे ऑक्सीडाइजेशन का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी वातावरण और हमारे फेफड़ों के बीच में गैसों का आदान प्रदान। अगर मैं बात करूँ इंटरनल रेस्पिरेशन का, तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा कि जो लंग्स में गैस आ गई, ठीक है, लंग्स में और हमारे कोशिकाएं जो हैं, हमारे जो ऊतक हैं हमारे शरीर के, उनके बीच में जो ट्रांसफ़र होगा कि बाहर से तो शरीर में आ गई, शरीर में कहाँ पे आई? लंग्स में आई। अब लंग्स से पूरी बॉडी में उसको भेजना है और बॉडी से वापस उसको वापस लाना है, तो ये जो एक्सचेंज होगा वो क्या कहलाएगा? आपके इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाएगा। ठीक है, सामान हम ले आए, सामान को बाहर से खरीद के हम ला रहे हैं, भाई हम आम खरीद के ले आए बाहर से, ठीक है, वो आपके क्या होगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। अब इस आम को हमने घर के सभी सदस्यों को बांट दिया, ये क्या है? आपके इंटरनल रेस्पिरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, कि अब जो ऑक्सीजन वगैरह उस सेल के पास गई है, वो ऑक्सीजन जाके वहाँ पर उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसको ऑक्सीडाइज करेगी, उसका ऑक्सीकरण करेगी और वहाँ से एनर्जी को निकालेगी। एनर्जी स्टोर हो जाएगी और बाई प्रोडक्ट वहाँ पे हमारा बनेगा CO2। क्या बनेगा? CO2 बनेगा, जिसे वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि 3 स्टेप में पूरा होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ली, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन गई, फेफड़ों से वो कोशिका के पास गई, कोशिका ने उस ऑक्सीजन का उपयोग भोजन का ऑक्सीकरण करने में किया, भोजन का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 बनी, उस CO2 को दोबारा फेफड़ों में भेज दिया गया और फेफड़ों से वो कहाँ चली गई? दोबारा बाहर की तरफ चली गई। तो दिस इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। समझ में आ गया होगा। अब इस रेस्पिरेशन जो सिस्टम है या रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो 2 कंडीशन में होती है, या तो वायु की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में, जो आगे हम देखेंगे। श्वसन के बारे में हमने देखा कि श्वसन क्या है। अब श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन या ऑक्सी श्वसन, इसे अवायवीय और इसे हम बोलते हैं वायवीय। तो ये 2 चीज़ें क्या हैं, आप अच्छे से इसे देख लेना। अगर रेस्पिरेशन है और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, क्या तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बहुत कम है या फिर वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, वो एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी में जो होने वाला जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, वो कौन सा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एना का मतलब एब्सेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या तो एब्सेंट होगी या बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कम है तो सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। भाई वो तोड़ेगा तो सही, लेकिन जो चीज़ टूटेगी उससे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी। भाई हम तोड़ेंगे तो सही क्योंकि एनर्जी तो उसके पास आ गई, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है उसके दौरान आपको बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बेसिकली बनता है वो बनता है अल्कोहल या CO2। ठीक है, अगर हम बात करें बैक्टीरिया, यीस्ट, इनकी बात करें तो वहाँ बनता है इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। और बात करें हमारे खुद के एरोब्स, ऐसे जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनके अंदर बनता है लैक्टिक एसिड। मतलब यहाँ पे भी 2 तरीके से हो सकता है, क्या तो यहाँ पे बने आपके इथाइल अल्कोहल या फिर बने आपके लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब ये लैक्टिक एसिड कब बनता है कि माना हम नए क्या है, हमें जॉगिंग का हमें भूत सवार हो गया, हमें पतला होना है, हमें भागना है, दौड़ना है, पतला होना है। बिल्कुल, हमें क्या होता है, हम 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं और पहले दिन तो बस हो गया। ऐसे ही हम स्टडी करते हैं तब भी टाइम टेबल हम रोज़ बनाते हैं, 2 से 3 ये पढ़ेंगे, 3 से 4 ये बनेंगे और सबकी बुक्स में वो आपको मिल जाएगा।
होता है, ये सबके साथ होता है। इसी तरीके से मान लिया एक व्यक्ति है, उसको अपना वज़न कम करना है, तो पहले दिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, ठीक है, वो पहले दिन जाएगा, बहुत ज़्यादा भाग लिया, दूसरे दिन भी भाग लिया, तो उसमें क्या होगा, वो उसने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा अगर उसने रनिंग कर ली, भाई इतने दिन तो वो बिल्कुल बैठा था, अब उसने एकदम से अपनी रनिंग चालू की है, तो थोड़े टाइम तक तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन बाद में बॉडी क्या बोलेगी, भाई रहने दे, तेरे से नहीं होगा। तो उस समय क्या होगा कि जो उसके मसल्स वगैरह हैं, उनके पास ऑक्सीजन की जो सप्लाई जानी चाहिए थी वो पूरी अच्छे से नहीं जा पाएगी। भाई हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, हर जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, हर जगह रेस्पिरेशन हो रहा है, हर जगह हमें एनर्जी मिल रही है, सबको बताइए। लेकिन अगर हमारे किसी अंग विशेष में या कहीं मसल्स वगैरह में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पर होने लग जाता है, और वहां पर जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड। कौन सा बनता है, लैक्टिक एसिड। इसलिए ज़्यादा कसरत करने पे या ज़्यादा अपने हार्ड वर्क करने पर हमारे हाथ पैरों में क्या होता है, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, हमें क्या होता है, वो दुखने लग जाता है, और फिर हम पेन किलर वगैरह लेते हैं, जिससे हमें ये ठीक होता है, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को दोबारा वहाँ पे नॉर्मल कर देता है, ठीक है। तो ये आपके बैक्टीरिया, यीस्ट, आपकी जो भी मसल जहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है सप्लाई कम हो रही है, वहाँ पर आपके बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ पर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, यहाँ पर आगे जो क्रैब साइकिल चलता है वो यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए जो बनने वाले एटीपी होते हैं, मतलब एनर्जी जो हमें मिलती है, वो सिर्फ 2 एटीपी की मिलती है यहाँ पे एनर्जी। ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी में होने वाला, हमें इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है। बाई प्रोडक्ट आपके एल्कोहल बनता है, एल्कोहल आपके इथाइल एल्कोहल या लैक्टिक एसिड दोनों में से हो सकता है, आपके उसके ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। CO2 निकलती है, ठीक है। एनर्जी जो निकलती है, एनर्जी निकलती तो है लेकिन बहुत कम निकलती है, अप्रॉक्स 2 ATP के समान यहाँ पर मिलती है। बैक्टीरिया, यीस्ट, हमारी मसल्स में नॉर्मली आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, देखो एरोबिक क्या होगा भाई, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पर फुल मात्रा में ऑक्सीजन है, जितनी चाहे उतनी लो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अच्छे से प्रेजेंट होगी तो ग्लाइकोलाइसिस भी होगा, क्रैब साइकिल भी होगा, और पूरा का पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है वो पूरा का पूरा टूटेगा, ग्लूकोज पूरा टूटेगा, और बाय जो एंड प्रोडक्ट है भाई 6 कार्बन थे यहाँ, 6 कार्बन से यहाँ पे सिंगल 1 कार्बन में टूट गया, सबसे मोनोमर यूनिट में वो टूट गया, तो CO2 H2O बाई प्रोडक्ट मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी, जो कि 36 से 38 ATP के बीच में होगी, ठीक है। ये 36 से 38, कुछ बुक्स में 38 से, कुछ में 36 है, इसलिए मैंने दोनों का रेंज लिख लिया। नॉर्मली 38 ATPs की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आपको देखने को मिलता है। मेजॉरिटी जो एनिमल्स हैं, कि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनमें आपको यही क्या देखने को मिलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों टाइप है, आप अच्छे से उनको देख लेना। यहाँ पर देखो एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें वाटर मिल रहा है, यहाँ पर हमें वाटर नहीं मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर हमें CO2 प्लस इथाइल एल्कोहल बन रहा है या फिर लैक्टिक एसिड बन रहा है। मसल्स में लैक्टिक एसिड बन रहा है, बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह यहाँ पे क्या बन रहा है, इथाइल एल्कोहल यहाँ पर बन रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले हमें श्वसन पथ, एक वर्ड जो है उसका जानना है। श्वसन पथ मतलब कि जो हम वायु हमारे शरीर के अंदर आ रही है वो किस किस मार्ग से होते हुए जा रही है, कि भाई हमने नाक के थ्रू ली, फिर नासा गुहा में गई, फिर वहाँ से आपके फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स में गई। तो ये जो पूरा है कि किस किस अंग से होती हुई आगे गुजर रही है, वो क्या कहलाता है, वो टर्म होती है श्वसन पथ या आपके रेस्पिरेटरी पाथवे, उसे हम कहते हैं, पाथ कहते हैं, सॉरी पाथवे नहीं, पाथ कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये पूरा डायग्राम है। स्टार्टिंग वाला जो नेजल है वो वाला मैंने आपको नहीं बताया, तो देखो इसमें, इसको बाद में समझेंगे, पहले देखो। जैसे ही वायु हमारे शरीर में आती है, सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र है, उसके थ्रू हमारे नाक के अंदर वो प्रवेश करती है, ठीक है। ये जो नोस्ट्रिल है ये बाह्य नासा छिद्र आपके
होंगे। ठीक है, इन बाह्य नासा छिद्र के बाद में जो नेजल केविटी है, अंदर की जो केविटी है ये जो पूरी है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेजल केविटी। उसके अंदर क्या होती है, एयर क्या वो एंटर करती है। इस नेजल केविटी में क्या होते हैं, एक तो बाल होते हैं, नाक के अंदर बाल होते हैं, साथ ही साथ नाक के अंदर म्यूकस होता है, ताकि वायु के साथ आए कुछ जो धूल के कण वगैरह है या फिर कोई भी खराब चीज़ जो कि बॉडी में नहीं जानी चाहिए, वो वहीं पर क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, तो वो एक तरीके से ये काम करते हैं। नेजल कैविटी के बाद में आंतरिक नासा छिद्र, इंटरनल नॉस्ट्रिल होते हैं अंदर से, जहाँ से फिर वो क्या किसमें, फेरिंग्स के अंदर जाएगा। तो इंटरनल जो नेजल छिद्र है उसके द्वारा वो ग्रसनी में जाएगा। अब ग्रसनी का मैंने आपको जब पाचन तंत्र पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ग्रसनी में पानी भी वायु भी जाती है और खाना भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो छिद्र बताए थे, वो आप प्रीवियस जो मेरा वीडियो उसमें जाके आप देख लो, और वहाँ पे एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, जो गलट के ऊपर है वो क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है, जो कि ये ध्यान रखता है कि जो खाना है वो आपके ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए, जिसे ट्रैफिक पुलिसमैन भी हम कहते हैं। तो वो प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पे उसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो आंतरिक नासा छिद्र के बाद में आपके ग्रसनी से फिर आपके ट्रैकिया के अंदर खाना, ग्रसनी के बाद में लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद में फिर पूरा आपके ये जो मेजर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपके स्टार्ट हो जाता है। लैरिंग्स क्या है मैम, लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। हम जो बोल पा रहे हैं, हमारे अंदर जो साउंड है वो किस वजह से है, लैरिंग्स की वजह से है। और बर्ड्स में लैरिंग्स नहीं होता, बर्ड्स में सिरिंग्स होता है। आप नोट कर लेना, सिरिंग्स किस में होता है, बर्ड्स में सिरिंग्स होता है, और हम में क्या होता है, लैरिंग्स होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, बस आप ये ध्यान रखना साउंड बॉक्स होता है। नेक्स्ट हम करते हैं लैरिंग्स के बाद में ये जो आपके पूरी बीचों बीच आपके ट्यूब जैसी दिख रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, श्वास नली जिसे हम कहते हैं। तो वायु कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। अब इस ट्रैकिया के अंदर आपको देखो ये छल्ले दिख रहे हैं, ये सी आकार के यहाँ पर उपास्थि के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं, जो कि इस ट्रैकिया को चिपकने से क्या करते हैं, बचाते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते इसको। ठीक है, तो ये ट्रैकिया वो सिकुड़ ना जाए, ये ध्यान कौन रखता है, आपके कार्टिलेजिनल रिंग है, ये काम करते हैं, ये ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाती है। नोट कर लेना इसको। ठीक है, और फिर ट्रैकिया आगे जाके दो पोर्शन में आपके इस तरीके से क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। और ये जो दो पोर्शन है, ये और ये आपके क्या है, ब्रोंकस। क्या है आपके, ब्रोंकस। ये ब्रोंकस आगे अंदर जाके और भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम मैंने नहीं बनाया कि जैसे ये है, उसके बाद में ये, फिर ये इस तरीके से, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इतना मैंने नहीं बनाया, नॉर्मल मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया। ब्रोंकस आगे जाके, ये जो ब्रोंकस जो है आगे जाके देखो बहुत सारे छोटी छोटी ट्यूब्स में टूट रहा है, छोटे छोटे जो नली जैसे स्ट्रक्चर है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। हम उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। तो ये ध्यान रखना, पूरा पाथवे, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंचियोल, और ब्रोंचियोल के बाद में लास्ट जो एयर जाएगी वो कहाँ जाएगी, ये जो गोल गुब्बारे से दिख रहे हैं ना आपके, गोल गोल संरचनाएं दिख रही है, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई, कुपिका। हिंदी में हम इन्हें क्या बोलते हैं, कुपिका। और जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसीय विनिमय, ऑक्सीजन का लेना, CO2 का देना, वो कहाँ पर होता है, आपके एल्वियोलाई में होता है गैसियस एक्सचेंज। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वायु हमारे शरीर में आ रही है। सबसे पहले नासा छिद्र, नोस्ट्रिल के बाद में नेजल केविटी, इंटरनल नेजल जो है आपके आंतरिक नासा छिद्र है, फिर उसके बाद में फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकस के बाद में ब्रांचियोल, और ब्रांचियोल के बाद में एल्वियोलाई। तो इस तरीके से पूरी वायु यहाँ पर पहुँच जाती है। लैरिंग्स का काम क्या है, साउंड बॉक्स है, हम जो बोल पा रहे हैं वो इसी की वजह से बोल पा रहे हैं। पक्षियों में सिरिंग्स प्रेजेंट होता है। इस ट्रैकिया के अंदर सी आकार के कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, जो कि इस ट्रैकिया को पिचकने से बचाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वैसे इसको अगर मैं कराना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा,
लगेगा हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 10 तक का या 10 वो उस लेवल से हम इसे देख रहे हैं। तो मैं इसे पूरा अच्छे से पूरा डीपली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सुपरफिशियली इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये जो एल्वियोलाई है, इसके ये जो एल्वियोलाई होती है पर्टिकुलर, और ये जो दो है वो क्या है आपके भाई, लंग्स है। आपको पता है फेफड़े हैं अपने, बायां फेफड़ा दायां फेफड़ा। ध्यान रखना दोनों फेफड़ों में से बायां वाला जो होता है वो छोटा होता है, जो लेफ्ट लंग होता है वो क्या होता है राइट वाले की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है अपने हार्ट प्रेजेंट होता है, अपना हृदय प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई। तो बात करूँ मैं इनमें कितने लोब होते हैं, तो लेफ्ट वाले में होते हैं 2 लोब और राइट वाले में होते हैं 3 लोब। तो टोटल लंग्स के कितने लोब हो गए, 5 लोब हो गए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, राइट वाला बायां वाला बड़ा होता है और जो दायां वाला बड़ा होता है और बायां वाला क्या होता है, छोटा होता है। राइट वाला बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होगा, ठीक है। ये जो एल्वियोलाई आपको दिख रही है, ये जो एल्वियोलाई है वो इस तरीके से होती है, और इस एल्वियोलाई के चारों तरफ, इस एल्वियोलाई के चारों तरफ इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है जाल, इसको पूरी तरीके से ये ब्लड है और वेन्स है, ये क्या होती है घेर कर रखती है, ठीक है। ये जो पूरी है इसको घेर कर रखती है। अब होता क्या है देखो, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है वो हम आपको नेक्स्ट इसमें बताते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ब्रीथिंग की, सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली किस तरीके से होती है। तो ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है वो एक तरीके से फिजिकल प्रोसेस, ये एक भौतिक क्रिया है। इसमें मसल्स वगैरह है, ये इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उससे हेल्प होती है। कोई केमिकल चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इट इज़ टोटली फिजिकल प्रोसेस आप इसे कहेंगे। अगर हम बात करें ब्रीथिंग की तो इसमें 2 प्रक्रिया होती है, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जब अंदर लेते हैं तब हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं तब हम CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। तो इनटेक जो हम कर रहे हैं वातावरण से उसे हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, और जो हम गिव आउट कर रहे हैं, जो हम बाहर दे रहे हैं वो आपके क्या होता है, एक्सपीरेशन। ध्यान रखना, इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, अंतःश्वसन बाह्य श्वसन या फिर निःश्वसन और निःश्वसन, ये भी याद रखना, निःश्वसन या निःश्वसन ये भी इसके नेम है। होता क्या है, इसके लिए आपको ये चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पर कौन कौन सी पेशियाँ इसमें मदद करती हैं। तो सबसे पहले तो डायफ्राम, पिछले मैं बताना भूल गई, ये अपन ने ऐसा देखा था और ये लंग्स थे, और यहाँ पर मैंने एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाई थी। ये क्या होता है, डायफ्राम होता है जो कि श्वसन की प्रक्रिया में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तब तो ये हो जाता है फ्लैट शेप हो जाता है, ताकि जो कैविटी का जो अंदर जो हमारी थोरेसिक कैविटी का जो आयतन है वो बढ़ जाए, अभी हम जो डिस्कस करेंगे। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना, ये डायफ्राम, जिसकी शेप क्या तो फ्लैट है या डोम शेप ये हो जाता है, क्या तो ऐसा होगा या फिर ये इस तरीके से ये शेप ले लेता है। तो पहली जो मसल यहाँ पे काम करेगी वो है डायफ्राम। सेकंड, डायफ्राम क्या करता है, एक तरीके से जो थोरेसिक कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी है, हमारी जो वक्ष गुहा है ऊपर वाला लंग्स वाला पार्ट और जो पेट वाला पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी है, उन दोनों को सेपरेट करने का काम आपके डायफ्राम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। मैडम ये क्या होती है, हमें पता है कि हमारी वक्ष गुहा में जो फेफड़े हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, रिब केज पाया जाता है, सबको पता है भाई। ये मैं डायग्राम अगर इसका बनाऊं, ऐसा कुछ ये ढंग से नहीं बन पा रहा है, ऐसा अपने क्या होता है, रिब केज होता है। इस रिब केज में ये जो पसली और रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, आपके इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। रिब्स के बीच में पाई जाने वाली मसल्स कौन सी होती है, इंटरकोस्टल मसल्स, जो 2 टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मतलब रिब केज के अंदर की साइड वाली, और एक्सटर्नल मतलब रिब केज के बाहर की साइड वाली, ठीक है। तो ये टर्म याद कर लेना, इंटरकोस्टल मसल्स, पसलियों के बीच में पाई जाने वाली पेशियाँ आपके इंटरकोस्टल मसल्स हैं। आफ्टर दैट एब्डोमिनल बस, पेट की जो पसलियाँ हैं उनकी हम पेशियाँ हैं उनकी हम बात करेंगे। तो ये तीनों ही चीज़ इसमें अपनी क्या करेगी, हेल्प करेगी। देखते हैं सबसे पहले इंस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। भाई सबसे पहले क्या होगा, जब भी हमें इंस्पिरेशन करना है तो सबसे पहले ये जो डायफ्राम महाशय हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके सीधे हो जाएंगे।
डायफ्राम आपकी सीधा हो जाएगा और जो इंटरकोस्टल मसल काम करेगी वो कौन सी है, एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, बाह्य इंटरकोस्टल मसल है, उसमें क्या होगा, संकुचन होगा। ये मसल्स क्या करेंगी, संकुचित होने लगेगी, संकुचित होने लगेगी। और साथ ही साथ जो एब्डोमिनल मसल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स होने। इनमें तो हो रहा है संकुचन और एब्डोमिनल मसल्स में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन, मतलब वो शांत हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, नीचे की साइड में हो जाएंगी, ठीक है। जिस वजह से ये जो तीनों घटनाएं हैं, इन तीनों घटनाओं की वजह से क्या होगा, हमारा जो यहाँ वाला रीजन है, थोरेसिक कैविटी वाला जो रीजन है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम मतलब जगह बढ़ जाएगी। हमें पता है अगर कोई वॉल्यूम अगर किसी चीज़ का बढ़ जाता है तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई गुब्बारे के अंदर अगर पहले वॉल्यूम अगर उसका ज़्यादा है गुब्बारे का तो उतना ज़्यादा है, अगर हमने उससे बियॉन्ड अगर उसमें हमने बात की तो वो फूट जाता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो थोरेसिक कैविटी का जो क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो क्या हो जाएगा, कई गुना तक बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ गया, जगह ज़्यादा है तो क्या होगा, चीज़ों को प्रेशर फील नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा वहाँ पे, एयर्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये बॉडी है, बॉडी में देखो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, अंदर का दाब कम हो गया। बात करें बाहर की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर क्या है वहाँ पे, ज़्यादा है। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट हमें पता है हमेशा प्रक्रिया किस साइड में होती है, ज़्यादा से कम की तरफ। तो जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ हमारे शरीर में प्रवेश करने लगेगी, ठीक है। और जो प्रवेश करना है वही क्या कहलाता है, आपके इंस्पिरेशन कहलाता है। डायफ्राम सीधा हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आगे की तरफ वो उसको बढ़ा देंगी। जो भी काम करना है, जो भी क्रियाएं होंगी वो किस लिए होंगी, ताकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाए। और थोरेसिक वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा कैविटी का तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिस वजह से बाहर से वायु हम अंदर की तरफ ग्रहण करने लग जाएंगे। बात करें एक्सपीरेशन की तो जस्ट इसका उल्टा होगा। यहाँ डायफ्राम सीधा हुआ था, यहाँ डायफ्राम कैसा हो जाएगा, अब ये डोम शेप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भाई ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, यहाँ पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी अंदर की तरफ। ये क्या करते हैं, बाहर की तरफ लेके आएंगे वक्ष गुहा को, और ये क्या करेगा, उसको अंदर करेगा। मैंने कहा ना कि इंटरनल वाली कहाँ होती है, रिब केज के अंदर की साइड, और एक्सटर्नल वाली क्या होती है, रिब केज के बाहर की साइड। तो यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो अंदर की तरफ धसेंगी पेशियां, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, और एब्डोमिनल मसल्स में भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इन सभी कारणों की वजह से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई कहीं आयतन ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाएगा। और अगर जगह ही कम है, मैं बोलूँ एक कमरा है जिसमें 10 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है, या फिर रहने दो, मान लिया एक कमरा है जिसमें 10 बच्चे की जगह है, तो अगर 10 बच्चे आ रहे हैं उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तब तक तो सही है। लेकिन अब मैंने उस कमरे को और छोटा कर दिया, ठीक है, पहले मान लिया बहुत बड़ा था, उसमें 10 बच्चे थे, सही चल रहा था, फिर मैंने उसको बहुत छोटा कर दिया, अब उसमें मैंने 10 बच्चे डाले तो प्रेशर क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम तो होगा कम और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो अंदर है प्रेशर कम, बाहर है अंदर है प्रेशर क्या हो गया, अब ज़्यादा हो गया, गैसेस का जो प्रेशर है अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर जो वो पर्टिकुलर गैस है वो है कम प्रेशर में, तो गैस कहाँ जाएगी, आपके अंदर से बाहर की तरफ उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑक्सीजन के इनटेक के समय ये होता है और CO2 के समय ये होता है। क्लियर है सबको, आ गई होगी बात समझ में, अच्छे से देख लेना क्या पूरी रामायण यहाँ पर हुई। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कोस्टल मसल्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इसे आपको ढंग से देखना है। तो ये तो हुआ ब्रीथिंग कि सांस हमने ले लिया, ऑक्सीजन ली, CO2 छोड़ दी। अब ऑक्सीजन ली तो है, पर वो लेने के बाद तुरंत बाद ही CO2 थोड़ा ना बन जाएगी। उस ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में हमें क्या करना है, फैलाना है, ट्रांसफ़र करना है। ये चीज़ हम आगे देखेंगे।